हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सकॉटरी। में हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं इस नए रूल के बारे में जो कि आया है रेंट के ऊपर। रेंट एग्रीमेंट के ऊपर आ गया है एक नया रूल 2025 में, जिसमें कि काफी सारे बदलाव हुए हैं और इसी बदलाव को लेकर के आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहें ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके मन में चल रहा है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आखिर रेंट एग्रीमेंट का रूल 2025 जो आया है वो आखिर है क्या, क्या बदलाव हुए हैं, क्या ऑनरशिप के ऊपर क्या बर्डन आने वाला है, या फिर टेनेंट जो हैं उनके ऊपर क्या है, जो लोग कहीं भी रेंट पे रह रहे हैं उनके ऊपर क्या बर्डन आने वाला है, क्या लायबिलिटी है, क्या राइट्स हैं, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका न्यू रेंट एग्रीमेंट रूल 2025 आ गया है, जिसमें कि सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स आया है इंडिया के अंदर, जो कि रेंटल रिफॉर्म या फोकसिंग ऑन द ट्रांसपेरेंसी, डिस्प्यूट प्रिवेंशन, ठीक है, और साथ ही जो है आपका रेंट एग्रीमेंट की वैलिडिटी को लेकर के, या फिर जो टेनेंट्स हैं उनको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इस चीज को लेकर के, इन सब चीजों पे जो है इस पे चेंजेस हुए हैं और यही चेंजेस करते हुए रेंट एग्रीमेंट रूल 2025 आ गया है। क्या क्या है तो लीगल क्लैरिटी होगा इसमें, जो भी चीजें चेंज हुई है उसकी अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जो क्या होगा, लीगल क्लैरिटी होगा, रिटन डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसमें यूनिफॉर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टैंडर्ड होगा। देखिए ये चीजें पहले भी थी, मैं मान सकता हूं, क्योंकि आप ये बोलोगे कि सर ये लीगल क्लैरिटी जो है वो पहले भी, क्या लीगल क्लैरिटी पहले नहीं था पहले भी था, लेकिन अब इन्हीं चीजों में थोड़ी बहुत बदलाव कर दिया गया है जिससे कि उसे और अच्छे तरीके से जो है वो देखा जा सके, इसकी लीगल वे को, लीगल रास्तों को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड किया जाए ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। ये देखते हुए देखिए रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। पहले भी रेंट एग्रीमेंट था लेकिन अब कंपलसरी कर दिया है। पहले हम कहीं भी अगर रेंट पे रहने के लिए जाते थे या कहीं हम किसी प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे देते थे तो दोनों कंडीशन में अगर हमने फर्स्ट ईयर रेंट एग्रीमेंट बना लिया ठीक है, अदरवाइज तो फिर वो रेंट ऐसे ही चला जाता था, कोई रेंट एग्रीमेंट बनाने का कोई पर्पस नहीं था। लेकिन अब ये कंपलसरी हो चुका है। दूसरा, स्ट्रीमलाइन एविक्शन प्रोसीजर कर दिया है, ठीक है, मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन कर दिया है, राइट टू एसेंशियल सर्विसेज एंड टाइम बाउंड डिपॉजिट रिफंड और डिजिटल कंप्लायंसेस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देखिए ये क्यों चेंजेस हुआ है। पहली बात तो मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसके बारे में जानते ही नहीं हैं और अपनी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को, किसी भी अनजान व्यक्ति को जो कहीं से भी आया है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसे भी दे देते हैं। तो अब ये पुलिस वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है, जिससे कि हमें उस पर्सन के बारे में पता रहे जो पर्सन हमारे यहाँ रहने के लिए आ रहा है, या हम किसी भी ऐसे पर्सन को दे रहे हैं वो कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करेगा, या फिर किसी भी पहले कभी भी इलीगल एक्टिविटी में वो कहीं संलिग्न ना हो, किसी में इन्वॉल्व ना हो, ये भी चीज हमें पता चल जाएगी इससे। दूसरा, जो स्ट्रीमलाइन एविक्शन प्रोसीजर, ये कई बार हमें देखने के लिए मिलता है और कई बार हम प्रॉपर्टी को जब रेंट पे उठाते हैं तो हम कई बार ये सोचते हैं जो ऐसा ना हो जो कोई पर्सन आए हमारे प्रॉपर्टी पे रहने के लिए और बाद में वो कब्जा कर ले, तो इसको भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया गया है। साथ ही राइट टू एसेंशियल सर्विसेज, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, कई बार ऑनर भी एसेंशियल सर्विसेज को लेकर के जो टेनेंट उसमें रह रहे हैं उनको भी कई बार प्रताड़ित करते थे, कई बार परेशान करते थे, और बार बार चेंज करना ये भी पॉसिबल नहीं है जो आप हर 2 महीने में अपना रेंट का जो प्लेस है वो चेंज करते रहो, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कई सारे प्रोसीजर होते हैं जिसे फॉलो करना होता है। तो वो भी चीज अब चेंज कर दिया गया है। टाइम बाउंड डिपॉजिट रिफंड, अब देखिए यहाँ पे डिपॉजिट को लेकर के कई बार इश्यूज क्रिएट होते हैं। कई बार लैंडलॉर्ड जो है उस डिपॉजिट अमाउंट को, जो आप रेंट पे रहने आए थे उस समय जो आपसे डिपॉजिट लिया जाता है उसे वो रिफंड नहीं करते हैं लास्ट टाइम में। ये इश्यू कई बार देखने के लिए मिला है। या फिर डिपॉजिट का जो वैल्यू है वो कई बार कई तरीके से ऐसा देखा गया है जो कई बार 1 महीने या 2 महीने या 5 महीने या 10 महीने का अपने मनचाहे तरीके से डिपॉजिट वो डिमांड करते हैं और बाद में फिर इसी का डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो इन सब बातों पे भी ध्यान देते हुए बहुत सारी चीजों में इसमें चेंज किया गया है। साथ ही डिजिटल कंप्लायंस और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी इसमें प्रोविजन दिया गया है। दीज रूल अप्लाई टू रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, को लिविंग, पेइंग गेस्ट एंड रेंटल एकोमोडेशन अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द स्टेट लॉ, जो कि स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, उन सब पे एप्लीकेबल होगा। कैसे, रेसिडेंशियल के लिए दे रहे हैं या कॉमर्शियल के लिए, को लिविंग के लिए, या फिर
पेइंग गेस्ट के लिए या रेंटल एकोमोडेशन किसी को भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ये एप्लीकेबल होगा। ये सारी बातें। अब आते हैं जो क्या होगा रेंट एग्रीमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा वो अंडर न्यू रूल क्या होगा इसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अब क्या देखिए, रिटन रेंट एग्रीमेंट मैंडेटरी, ये पहले भी था जो रिटन में रेंट एग्रीमेंट हुआ करता था, लेकिन कई सारे लोग इसे मैंडेटरी नहीं समझते थे, कई सारे लोग कराते भी थे। तो ठीक है, 1-2 पेज का हमने पेपर लिया, उसमें हमने कुछ बातें लिखी और वो भी रेंट एग्रीमेंट हो गया। लेकिन अब ये जो रिटन एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट है, अब इसे अब मैंडेटरी कर दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखना। ऑल टेनेंसी एग्रीमेंट्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड टू रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी अब बनती है, जो अगर कोई भी पर्सन कहीं से भी आकर रह रहा है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में वो रह रहा है तो उसकी आधी लायबिलिटी तो आपकी भी बनती है। अगर वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है तो इसके लिए आप भी जिम्मेदार होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया है या फिर उसका आपने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया है तो उसके ऊपर पेनल्टी है, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आप उस पेनल्टी अमाउंट को भी सुनने के लिए जरूर रहना, ताकि आपको ये पता रहे जो अगर इस तरह के कंप्लायंसेस फॉलो नहीं किए गए तो क्या पेनल्टी प्रोविजन लग सकता है। अब क्या है, वर्बल एंड ओरल एग्रीमेंट्स होल्ड नो वैलिडिटी इन डिस्प्यूट। अगर आपके पास वर्बल या कोई ओरल एग्रीमेंट्स है, कोई ओरल आपने बातचीत किया है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बात आप रख लेना। अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। एग्रीमेंट मस्ट कंटेन, क्या कंटेन कर रहा है? रेंट अमाउंट इंक्रीमेंट, ठीक है, साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि हम पहले भी मेंशन करते थे। पेमेंट मोड क्या होगा? मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोटिस पीरियड, लॉकिंग पीरियड, टर्मिनेशन क्लॉज और इंस्पेक्शन राइट या विजिटर एंड सबलेटिंग क्लॉज। ये सब बातें पहले की भी रेंट एग्रीमेंट में थी, लेकिन पहले मैंडेटरी नहीं था रेंट एग्रीमेंट, जो कि अब मैंडेटरी हो चुका है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, फाइन अप टू 15,000, वीक लीगल स्टैंडिंग। अब देखिए, अगर कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाता है या नहीं दो लोगों के बीच में रेंट एग्रीमेंट बना, ऑनर एंड टेनेंट के बीच में अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं बना तो इस पे फाइन लगेगा 15,000 का। अब रजिस्ट्रेशन एंड डिजिटल स्टैंप अंडर द 2025 मैंडेट्स क्या है? तो टाइप ऑफ एग्रीमेंट, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? अप टू 11 मंथ का अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हो देन ये आप जो है रिकमेंड किया गया है जो ई स्टैम्प पेपर पे ही आप इसे बनाओगे। लेकिन अगर एबव 11 मंथ होता है तो इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। ये पहले भी था। कई लोग कहेंगे जी नहीं ये तो अभी आया, नहीं, ये पहले भी था। इसीलिए लोग जो हैं वो 11 मंथ का कराते हैं, क्योंकि उसमें बताया गया है जो अगर कोई भी एग्रीमेंट, किसी भी तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर उसकी वैलिडिटी पीरियड जो है वो 11 महीने से ज्यादा की है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। इसीलिए लोग, कई बार ये मन में आपके क्वेश्चन भी आता होगा जो आखिर रेंट एग्रीमेंट जो है वो 11 मंथ्स का ही क्यों बनाया जाता है, 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स क्यों नहीं बनाया जाता? लेकिन ये पर्पस जो है वो 12 मंथ्स का है। तो आप 11 महीने 25 दिन का भी बना सकते हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में ये पाया जाएगा जो आप यहां पे धोखाधड़ी कर रहे हो। आप जानबूझ के, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े, इसलिए आप 11 महीने 25 दिन का बना रहे हो। लेकिन पर्पस को फुलफिल करते हुए और सारी कंडीशन को देखते हुए जनरली लोग 11 मंथ्स का ही रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। और अगर इससे ज्यादा गया, अगर 11 मंथ से ज्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन में ये इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। और जो भी कोर्ट फी बनेगा, जो भी वैल्यू ऑफ अमाउंट बनेगा आपको, वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा स्टैंप ड्यूटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कॉमर्शियल यूज के लिए तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। अब कॉमर्शियल यूज के लिए अगर आप 1 मंथ का भी बनाते हो तब भी इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लेकिन अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए 11 मंथ का बनाते हो आप तो वहां पे मैंडेटरी नहीं है। क्या कह रहे हैं? अगर आप डिजिटल एग्रीमेंट बनाते हैं वाई ऑथराइज्ड पोर्टल तो ये भी एक वैलिड माना जाएगा। और इसके लिए पेनल्टी क्या है? पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन है 1,000 से लेके 10,000 तक का आपका पेनल्टी होगा। ठीक है, ये देख लो आप,
जो अगर कभी ऐसा पता चल गया, आप किसी ऐसे पर्सन को अपने घर पे एज अ टेनेंट रख रहे हो आप, और अगर वो पर्सन के साथ आपका एग्रीमेंट नहीं बना और किसी भी तरीके से ये पता चलता है, तो ऐसे में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है, और पेनल्टी जो होगा वो आपका 10,000 तक का होगा। और साथ ही अगर आपके साथ उसके साथ कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो वो डिस्प्यूट भी वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने रिटन में एग्रीमेंट नहीं बनाया, आपने वर्बल या ओरल एग्रीमेंट बना के रखा है। फिर आगे हम जो ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन, बोथ पार्टीज मस्ट कंप्लीट पुलिस वेरिफिकेशन बिफोर प्रॉपर्टी पोजीशन। प्रॉपर्टी के पोजीशन से पहले पुलिस का वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी है, ये बात आप समझ लो। 3 वेरिफिकेशन फॉर्म, ठीक है, आईडी प्रूफ, आधार, पैन, पासपोर्ट, इफ फॉरनर, एड्रेस एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ठीक है। पेनल्टी होगा आपका 10,000 से 25,000 अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया है। इन सम स्टेट सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 to 6 month इफ नॉट डन। मतलब अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो पेनल्टी तो लगेगा ही, जो कि होगा 10 से लेकर के 25,000 तक का। साथ ही आपका क्या होगा, हो सकता है कि कुछ स्टेट में ये भी रूल है जो आपको 1 से लेकर 6 मंथ तक का इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। तो ये चीज आपका बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, ये बात आप जरूर याद रखें। तो ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन भी अब ये मैंडेटरी हो गया है। साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट रूल 2025 क्या है, अब एक्चुअल में क्या है, जो कई सारे स्टेट में, जैसे कि अब दिल्ली और एनसीआर में देखें तो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 2 या 3 महीने का डिमांड किया जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे 11-11 महीने के सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे डिमांड किए जाते हैं। तो इस पे भी जो है आपका रूल आ गया है, क्या है, प्रॉपर्टी टाइप और ये मैक्सिमम सिक्योरिटी। अगर रेसिडेंशियल है तो आपका 2 से 3 महीने का ही सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जमा होगा। को लिविंग या पीजी है तो 1 से लेकर 2 मंथ तक का, ठीक है। कॉमर्शियल है तो 3 to 6 मंथ। क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अमाउंट है और इसको लेकर काफी सारे डिस्प्यूट आते हैं, काफी सारे डिस्प्यूट होते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यहां पे अगर मुझे 11 महीने का देना पड़ा तो वहां पे मुझे रहने में ही मुझे अपने रेंट का एक मैक्सिमम पार्ट जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा, और फिर बाद में उसी अमाउंट को लेकर के एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है क्योंकि ऑनर उसे रिफंड नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए जो है आपका रूल आ गया है, तो अगर कोई रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हैं तो 2 से 3 मंथ का आपका रेंट होगा, को लिविंग या पीजी होगा 1 to 2 मंथ, और कॉमर्शियल 3 to 6 मंथ के लिए वैलिडिटी दी गई है, ये वैलिड कहा गया है। डिपॉजिट मस्ट बी रिफंडेबल। पर्पस यहां मेंशन किया गया है, डिपॉजिट जो भी होगा वो मस्ट बी रिफंडेबल होगा। तो कोशिश आप यही रखना, ये जो डिपॉजिट अमाउंट है ना वो आप ऑनलाइन ही पेमेंट करना, और जब आप पेमेंट कर रहे हो तो उस समय आप ये इंस्ट्रक्शन अपने रिमार्क्स में जरूर मेंशन करें, तो ये मैं डिपॉजिट के तौर पे अपने ऑनर को दे रहा हूं या दे रही हूं, जो भी चीजें हैं, ठीक है। फिर लैंडलॉर्ड मस्ट प्रोवाइड आइटमाइज्ड डिडक्शन लिस्ट फॉर डैमेज। अगर डिपॉजिट जो लिया गया है आपसे और बाद में ये कहा जाए नहीं डिडक्शन किए जाएंगे क्योंकि आप जब इसमें रह रहे थे तो आपने ये चीजें यहां पे डैमेज कर दिया, वो चीजें डैमेज कर दिया, तो ये जो पर्पस, ये जो एक माहौल क्रिएट होता है, तो वो इसमें बताया गया है जो लैंडलॉर्ड जो है वो मस्ट प्रोवाइड आइटमाइज्ड डिडक्शन लिस्ट फॉर डैमेज। क्या डिडक्शन किया है उन्होंने उसका प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डिपॉजिट मस्ट बी रिटर्न विद इन 15 to 30 डेज ऑफ वेकेटिंग। जब भी वेकेट होगा उसके 15 से 30 दिन के अंदर उन्हें रिफंड करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो क्या सब होगा, रिफंड भी लगेगा, साथ में इंटरेस्ट भी होगा और 10,000 रुपए का फाइन भी चार्ज किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखें, जो भी ऑनर हैं उनके ऊपर ये एक लायबिलिटी बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर 10,000 तक का ये फाइन भी चार्ज किया जाएगा। बाकी और भी जो प्रोसीडिंग्स में जो पेनल्टी आएंगी, जो लेट फी आएगा, वो सारी चीजें भी ऐड किया जाएगा। अब साथ ही रेंट, मेंटेनेंस एंड इंक्रीमेंट्स, इसकी बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट रेंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसमें कि रेंट इंक्रीज में बी प्रपोज्ड ओनली आफ्टर द 60 डेज नोटिस। कम से कम 2
महीने का नोटिस, इसमें 60 डेज मेंशन किया गया, यही आप ध्यान रखें, लेकिन कम से कम 2 महीने का नोटिस जो है उन्हें देना पड़ेगा जब भी वो रेंट इंक्रीज करना चाहेंगे, ताकि जो भी टेनेंट हैं अगर उन्हें अपना लोकेशन चेंज करना है या किसी भी तरह का उन्हें डिस्कंफर्ट होगा तो वो उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उस बारे में वो सोच सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फॉर्मूला मेंशन इन एग्रीमेंट, जो भी फॉर्मूला या परसेंटेज होगा वो एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, जो कितने परसेंट से ये इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, स्ट्रक्चरल डैमेज होगा तो वो आपका ऑनर ही उसका जिम्मेवार है। ठीक है, वाटर इनलेट हो या लीकेज हो उसका भी ऑनर ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, या डोर्स विंडो मेजर रिपेयर अगर आता है तो इसके भी ऑनर ही वहां पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन अगर डेली क्लीनिंग की बात करें या फिर माइनर सॉकेट या स्विच की बात करें या टेनेंट कॉज डैमेज, अगर टेनेंट ने कोई डैमेज कर दिया है तो इन सब कंडीशन में जो है आपका टेनेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वही इसके लिए लायबल है। ठीक है, पेनल्टी फॉर रॉन्गफुल रिफ्यूजल, अगर पेनल्टी अगर वो रिफ्यूज करते हैं, अगर चाहे ऑनर रिफ्यूज करे या टेनेंट रिफ्यूज करे, तो ऐसी कंडीशन में 5 से लेकर 20,000 का पेनल्टी अमाउंट होगा, साथ ही जो रिपेयर कंपनसेशन होगा वो भी चार्ज किया जाएगा। ये भी बात इसमें मेंशन की गई है। अब अपील राइट्स, ठीक है, टेनेंट्स अंडर द रूल 2025 क्या है, इसमें टेनेंट्स की क्या पास राइट है, राइट टू एसेंशियल सर्विसेज, जो उन्हें एसेंशियल सर्विसेज मिले, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई रोक दिया जा रहा है या कोई दबाव बनाया जा रहा है या फिर किसी भी तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपील में जा सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रिसिप्ट्स, राइट टू डिपॉजिट रिफंड। देखिए, राइट टू प्राइवेसी वाली जो चीज है ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार बिना कहे ऑनर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार अपनी प्रॉपर्टी को दे दिया है सामने वाले को रेंट पे, तो ऐसी कंडीशन में वो अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं रही, क्योंकि आपने वो सामने वाले को प्रॉपर्टी दे दिया है। अब आपको जब कभी भी उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करना है तो आपको पहले उनसे परमिशन लेना होगा, या फिर वो अवेलेबल होने चाहिए। आप उनसे प्रीवियसली पूछ लो जो आप अंदर आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, आप अपने मनचाहे तरीके से उसमें नहीं आओगे। अगर आप आते हो तो कहीं ना कहीं ये राइट टू प्राइवेसी जो है वो टेनेंट का वो वायलेट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उस पर से राइट टू रिसिप्ट्स, जो भी हम रेंट दे रहे हैं वो रिसिप्ट्स लेने का, राइट टू डिपॉजिट रिफंड, राइट टू प्रियर नोटिस एंड राइट टू सेफ एकोमोडेशन, ये सारी चीजों पे अगर ये राइट्स हैं टेनेंट के पास, जब वो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी चीज वायलेट हो रहा है तो वो यहां पे अपील में जा सकते हैं। राइट टू एसेंशियल सर्विसेज, ऑनर कैन नॉट डिस्कनेक्ट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटाइजेशन अंडर एनी डिस्प्यूट। अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो, वो किसी भी तरीके से इलीगल ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो ये वाटर डिस्कनेक्ट करने का है, ये इलेक्ट्रिसिटी या सैनिटाइजेशन, ये किसी भी तरीके से ऑनर डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो पेनल्टी लगेगा 25,000 तक का, साथ ही क्रिमिनल कंप्लेंट भी होगा। इसमें ये बात मेंशन की गई है, तो ये बात जरूर में ध्यान में रखें ऑनर्स, जो जब भी कभी डिस्प्यूट क्रिएट हो तो इसको आप खुद से ही सॉल्व आउट करने की कोशिश ना करें, या फिर किसी तरीके से और अपने पे जो एक नया आफत जो है वो क्रिएट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी ऐसी एसेंशियल सर्विसेज अगर आप बंद करते हो तो उस पर आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखें। राइट टू पीसफुल पोजीशन, लैंडलॉर्ड कैन नॉट एंटर प्रॉपर्टी विदाउट नोटिस एक्सेप्ट इमरजेंसी। ठीक है, राइट अगेंस्ट द फोर्स्ड एविक्शन, ओनली रेंट अथॉरिटी और कोर्ट कैन ऑर्डर एविक्शन। इलीगल एविक्शन पेनल्टी 10 से लेके 15,000 तक, प्लस कंपनसेशन एंड पॉसिबल क्रिमिनल केस। तो यही चीज मैंने आपको बताया। पहली बात जो राइट टू पीसफुल पोजीशन, लैंडलॉर्ड कैन नॉट एंटर प्रॉपर्टी विदाउट नोटिस, ये बात मैंने आपको बताया था राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, विदाउट नोटिस के आप एंटर नहीं कर सकते एक्सेप्ट कोई इमरजेंसी ना हो तो। दूसरी चीज राइट अगेंस्ट द फोर्स एविक्शन, अगर आपका डिस्प्यूट किसी भी तरीके से टेनेंट के साथ चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप जब तक कोई रेंट अथॉरिटी या कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलता तो
आप खुद से उसे एविक्शन कराने के लिए ना पहुंचे, ना जाएं। इलीगल एविक्शन कराते हैं आप तो उससे पेनल्टी है जो कि 10,000 से लेकर 50,000 तक की पेनल्टी आप पे लग सकती है। प्लस जो कंपनसेशन होगा या पॉसिबल क्रिमिनल केस होगा वो भी आप पे किया जाएगा। ये चीज हो गया। अब ड्यूटीज, राइट तो मिल गया, लेकिन ड्यूटीज क्या है टेनेंट्स की वो भी ध्यान देखते हैं। टेनेंट मस्ट पे रेंट ऑन टाइम, जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंटेड कैश करना है, ठीक है। मेंटेन हाइजीन एंड प्रॉपर्टी केयर, ये भी ध्यान रखना है। अवॉइड इलीगल ट्रेड और न्यूसेंस, ये भी हमें ध्यान रखना है जो कोई भी किसी भी तरीके का इलीगल ट्रेड या न्यूसेंस ना क्रिएट हो, ठीक है। प्रोवाइड द करेक्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, नॉट सबलेट विदाउट परमिशन एंड फॉलो नोटिस एंड लॉक इन पीरियड। जो भी रेंट एग्रीमेंट में नोटिस पीरियड दिया गया है या लॉक इन पीरियड दिया गया है, या फिर अगर ये कहा गया जो आप इसे सबलेट नहीं कर सकते तो आप विदाउट परमिशन उसे सबलेट ना गिरेंगे, ये सारी बातें कही है। अगर आप इसे नहीं फॉलो करते हैं तो इसमें 5,000 से लेकर के 25,000 तक का आपका पेनल्टी दिया गया है। एविक्शन एंड रिकवरी ऑफ डैमेज, ये चीज क्यों किया गया है, अब ये बात आती है, इसे मैं बीच में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। आगे भी हमारे स्लाइड हैं उसमें भी देखेंगे ये चीज क्यों किया गया है। क्योंकि कई सारे ऐसे मामले देखे गए जिसमें कि पेनल्टी प्रोविजन को थोड़ा बढ़ाया गया है, और इसी कंडीशन को देखते हुए क्योंकि रेंट से रिलेटेड काफी सारे जो हैं केसेस वो पहुंच रहे थे कोर्ट के पास, तो इसमें बदलाव ला करके जो किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट बहुत दिनों तक क्रिएट ना हो, कोई भी ये छोटे मोटे केस जो हैं वो बहुत दिनों तक ना चले, तो इसमें बदलाव लाते हुए एक तो मैंडेटरी प्रोविजंस कुछ ऐड किए गए हैं, साथ ही इसमें पेनल्टी प्रोविजन भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जिससे कि थोड़ा सी भयभीत होकर के जो भी ऑनर हो या टेनेंट हो वो अपनी अपनी ड्यूटीज एंड राइट को फॉलो करें, और साथ ही जो भी एग्रीमेंट बने उसे भी फॉलो करें। अब एविक्शन प्रोसेस जो होगा अंडर द न्यू रेंट क्या होगा, तो एविक्शन ओनली थ्रू रेंट अथॉरिटी, एक रेंट अथॉरिटी बनाया गया जिसकी अकॉर्डिंग होगा। क्या होगा, इसमें रिटन नोटिस जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर एविक्शन होगा, हियरिंग होगी, ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर एग्जीक्यूशन किया जाएगा। ये प्रोसेस दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग अब एक रेंटल अथॉरिटी बनाया गया, इसके अकॉर्डिंग ही अब सारा अब ये काम इसके अकॉर्डिंग होगा। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म, जिसमें कि डिसीजन विद इन 60 to 120 डेज। पहले ये जो केसेस थे वो आपका काफी लंबा चला करता था, लेकिन अब ये 60 से 120 डेज के अंदर ही इसे क्लोज कर दिया जाएगा, ये बात भी इसमें दिया गया है। पेनल्टी फॉर फोर्स्ड लॉकआउट और हरासमेंट की कंडीशन में 25,000 एंड सिविल कंपनसेशन एंड क्रिमिनल केस, ये सारी चीजें की जाएंगी। अगर किसी भी तरीके का फोर्स लॉकआउट होगा या हरासमेंट होगा तो ऐसी कंडीशन में जो पेनल्टी अमाउंट है वो भी चार्ज किया जाएगा। क्रिमिनल जो है वो केस वो भी स्टार्ट होगा, साथ ही सिविल कंपनसेशन ये भी इस पे दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो कि नया रेंट एग्रीमेंट रूल जो आया है उसके अकॉर्डिंग जो कि 2025 में चेंज हो गया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।